हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, जैसा कि आप रज़िया सुल्ताना के चैनल पर लेटेस्ट नॉवेल्स ऑडियो की शक्ल में सुनते आ रहे हैं, मेरे चैनल की हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, आज मैं आपके लिए नाजिया कंवल नाज का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आएगा। मेरे न्यू लिसनर से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलें शुरू करते हैं। जिन्हें रास्ते में खबर हुई, तेरे होंठों से बहती हुई ये हंसी, दो जहानों पे नाफिज ना होने का बाइस तेरे हाथ हैं, जिनको तूने हमेशा लबों पे रखा मुस्कुराते हुए। तू नहीं जानती नींद की गोलियां क्यों बनाई गई, लोग क्यों रात को उठ के सोते हैं, रोते हैं। तूने अब तक अगर कोई शब जागते भी गुजारी तो वो बारबी नाइट थी। तुझको कैसे बताऊं कि तेरी सदा के ताकुब में मैं कैसे दरियाओं, सहराओं, जंगलों से गुजरता हुआ एक ऐसी जगह जा गिरा था जहां पेड़ का सूखना आम बात थी, जहां इन चिरागों को जलने की उजरत नहीं मिल रही थी, जहां लड़कियों के बदन सिर्फ खुशबू बनाने के काम आते हैं। मुझको मालूम था तेरा ऐसे जहां, ऐसी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तू नहीं जानती कितनी आंखें तुझे देखते देखते बुझ गई, कितने कुर्ते तेरे हाथ से इस्त्री होके जलने की ख्वाहिश में खूंटी से लटके रहे, कितने लब तेरे माथे को तरसे, कितनी शाहराएं इस शौक में फट गई हैं कि तू इनके सीने पर पांव धरे। मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, अब मुझे तेरी मौजूदगी चाहिए। अपने सॉटन में सहमे हुए सुर्ख पैरों को अब मेरे हाथों पे रख, मैंने चखना है उनका नमक। पूरी वादी धुंध की लपेट में जकड़ी हुई थी, ब्लैक जीन्स पर ऊनी जैकेट पहनी, सारी दुनिया से बेखबर वो ऊपर पहाड़ी की चोटी पर बैठा, नीचे वादी में भेड़ों के पीछे भागती इस खूबसूरत सी कश्मीरी सेब जैसी बच्ची की चाबक दस्ती को नहायत महवियत से देख रहा था, जो महारत से भेड़ों को एक कतार में हाँकती अपने घर की तरफ भर रही थी। ये 5वां दिन था। उस वादी के लोगों ने सूरज की शक्ल नहीं देखी थी। दिन भर सर्द हवाओं का सिलसिला जारी था और रात में बर्फ पहाड़ों पर अपना डेरा जमा लेती। वो जब पहली बार यहाँ आया था तो पहली रात की बर्फबारी से बीमार पड़ गया था, मगर अब उसने यहाँ की कातिल बर्फीली हवाओं के साथ साथ रात की बर्फबारी को भी बर्दाश्त करना सीख लिया था। तब ही फुर्सत के लम्हात में बेफिक्री से जहाँ दिल चाहता चहलकदमी को निकल जाता। दोपहर में ताज़ा बकरे के शोरबे ने खासी तकवीयत दी थी, मगर अब जबकि अंधेरा भर रहा था उसे भूख सताने लगी थी। परिंदे अपने अपने आशियानों को वापस पलट चुके थे। बर्फ की वादी में वादी के गिने चुने घरों से उठते धुओं ने गोया सर्दी के सहर को तोड़ने की मामूली सी कोशिश की थी। वो अभी उठने का सोच ही रहा था जब अपने पीछे कदमों की चाप पर बेसाख्ता पलट कर देखा। हस्बे तवक्का करमू चाचा फिक्रमंदी चेहरे के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो उठ खड़ा हुआ, तब ही वो बोले थे, ठंड पड़ रही है बेटा, ये गर्म चादर ले लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। वो मुस्कुराया था। फिक्र न करें चाचा, बड़ा सख्त जान हूं मैं, इतनी जल्दी यहाँ की ठंड से बीमार पड़कर मरने वाला नहीं हूं मैं। उसकी मुस्कुराहट फीकी और उदास थी, बिल्कुल उसकी लाइट ब्राउन आंखों की तरह। करमू चाचा, जिनका असल नाम तो करमदीन था, मगर वादी के लोग उन्हें करमू चाचा के नाम से पुकारते थे, हमेशा की तरह सर झुकाकर रह गए। आज रात बहुत शदीद बर्फबारी होने वाली है, तेज हवाओं के चक्कर चलने की भी कवी उम्मीद है। बेहतर है आज रात आप आराम करें। करमू चाचा हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहते थे। वो फिर मुस्कुराया। आराम मेरी किस्मत में ही नहीं करमू चाचा, मगर छोड़ें, अगर अगर मगर ये बताएं खाना तैयार हुआ कि नहीं।
وہ اپنے لیے ان کے جذبات و احساسات سمجھتا تھا۔ تب ہی ان کی بات تیزی سے قطع کرتے ہوئے اس نے اپنا بازو ان کے بوڑھے کندھوں کے گرد پھیلا کر انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ دل محسوس کر کے رہ گئے۔ جی تیار ہو گیا، گڈ۔ کیا ہے آج کھانے میں؟ چھوٹا مغز ہے، مچھلی کے کباب اور ساگ ہے، مکئی کی روٹی کے ساتھ۔ ساگ اور مکئی کی روٹی؟ کچھ کلک ہوا تھا، ساری بھوک لمحوں میں دم توڑ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، پسند نہیں آپ کو؟ اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر کرمو چاچا پوچھے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس بھوک نہیں ہے ابھی۔ بیٹا کل ملتے ہیں کرمو چاچا، ابھی چلتا ہوں، ایک جگہ کام سے جانا ہے۔ آپ پلیز جو کمرے کے انتظام کا کہا تھا وہ صاف کروا دیجیے گا، میرے دوست کل پہنچ جائیں گے یہاں۔ تیزی سے ایک مرتبہ پھر ان کی بات قطع کرتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے کرمو چاچا اداس نگاہوں سے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اس رات بہت بارش ہوئی تھی۔ طوفانی ہواؤں کے تیز جھکر درجہ حرارت کو مزید گرانے میں معاون ثابت ہو رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے کھڑا طوفانی ہواؤں کے زور کو خود پر برداشت کرتا رہا۔ دل کے زخم تھے کہ ادھرتے چلے جا رہے تھے اور وہ بے بس کھڑا جیسے خود اپنا ہی تماشا دیکھ رہا تھا۔ بارش اپنے زور پر تھی۔ وہ پنسار کی دکان سے نکلا تو سامنے بینک کی سیڑھیوں سے اترتی انجشا سے ٹکرا گیا۔ اس کی طرح وہ بھی جلدی میں تھی، سو ان کو غصہ آ گیا۔ خیر ہے، اتنی تیز بارش میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہی سوال میرا تم سے بھی ہے۔ بنا اس کے غصے کی خاطر میں لائے وہ بے نیازی سے بولی تو اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ تب ہی تپ کر بولا، میں لڑکا ہوں، 100 کام ہوتے ہیں باہر کے مجھے، تمہیں کیا مصیبت پڑی تھی جو اتنی تیز بارش میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی؟ اب وہ باقاعدہ کلاس لے رہا تھا۔ انجشا مسکرا دی۔ امی کی دوا ختم ہو گئی تھی، وہی لینے نکلی تھی گھر سے۔ جب نکلی تھی تو بارش نہیں تھی، یہ تو ابھی 15-20 منٹ پہلے شروع ہوئی ہے۔ جو بھی ہے، ایسے موسم میں تنہا باہر نکلنے سے گریز کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم پاگل ہو سوزان؟ اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ جتنا وہ غصے میں تھا اتنا ہی وہ سکون سے بولی تو وہ تپ اٹھا۔ دیکھو، جب میرے سگے باپ کو میرے کہیں آنے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں تو تم کیوں دادا ابا بنے رہتے ہو میرے؟ شاباش ہے، تمہیں برا لگتا ہے میرا روکنا ٹوکنا؟ نہیں، برا کیوں لگے گا، ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ پل میں وہ سنجیدہ ہوا تو اسے بے ساختہ نظر چرانی پڑی۔ سوزان کے چہرے پر خفگی برقرار رہی۔ جب برا نہیں لگتا تو زیادہ سوال جوابی مت کیا کرو، تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں، پتا ہے مجھے، کھیت سوا پتا ہے تمہیں۔ سر جھٹکتے اس نے ادھر ادھر نگاہ دہرائی، پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، چلو بارش رکنے والی نہیں ہے ابھی، کافی پی کر چلتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خود فیصلہ کر کے اس پر صادر کرتا تھا اور انجشا کے پاس سوائے اس کے حکم کی تعمیل کے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ کافی شاپ میں بارش کی وجہ سے کافی رش تھا۔ وہ دونوں ایک کونے میں خالی ٹیبل دیکھ کر اسی طرف بڑھ گئے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اب تو جھگڑا وغیرہ نہیں کرتے انکل ان کے ساتھ؟ اپنی کرسی سنبھالتے ہی اس نے مخصوص انداز میں پوچھا تھا۔ انجشا نے کپڑوں پر خشک ہاتھ پھیر کر بارش کی نمی کم کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ یار اتنی بیمار جو رہتی ہیں آنٹی اب، تو کیا ہوا؟ وہ مر بھی جائیں تب بھی ابو ان کی جان چھوڑنے والے نہیں۔ ہاں یہ تو ہے، کیا پھر سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا؟ چونک کر بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ نظر جھکاتے ہوئے بولی، میری وجہ سے کل پھر بہت مارا ہے ابو نے امی کو۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ ہی تو رہ گیا تھا۔ انجشا کے لبوں پر ہر مجروسی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابو اپنی اکلوتی بہن کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ میری شادی طے کرنا چاہتے ہیں، مگر مجھے وہ پسند نہیں، لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ ابو کو میری یہ جرت پسند نہیں آئی، لہٰذا وہ امی پر غصہ نکالنے لگے کہ انہوں نے میری تربیت کیوں نہ کی، دونوں بڑی بہنوں کی طرح جو ان کے باندھے ہوئے کھونٹوں کے ساتھ چپ چاپ بند گئی۔ بات تو صحیح ہے، ان کی امی کے لاڈ پیار نے بہت بگاڑ دیا ہے تمہیں۔ خیر، تمہیں اپنی پھپھی کا لڑکا کیوں پسند نہیں؟ دل کی ہارٹ بیٹ مس ہونے کے باوجود وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ انجشا مسکرا دی، بس میری مرضی، مجھے شادی ہی نہیں کرنی
अभी नहीं करनी तो कब करोगी, जब मुंह में एक एक भी दांत नहीं रहेगा? पोपले मुंह के साथ दुल्हन बनी खाक अच्छी लगोगी। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम पर मुंह धोकर नहीं बैठी मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्लियर करके तो यकीन मानो बिल्कुल हल्का फुल्का कर दिया तुमने मुझे। अंजशा के चिढ़ने पर उसने हिज उठाया तो वो रोहांसी सी हो गई। नहीं नहीं, तुम इससे भी ज्यादा बुरी हो। मरो तुम, खबरदार जो आज के बाद कभी मुझसे बात की तो। कॉफी की पेमेंट करके वो उठा तो अंजशा दांत कुचकचा कर रह गई। बहुत शुक्रिया, जो हुक्म, अब चलो। वो कहाँ उसकी धमकियों में आता था। अंजशा अपना खून जलाकर रह गई। वो दोनों घर पहुंचे तो बारिश थम चुकी थी। अंजशा सोजान से खफा खफा सी पोर्च में गाड़ी रुकते ही गाड़ी से उतरकर अंदर हॉल कमरे की तरफ चली आई। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक मिसेस साहिर सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। वो मुतवाजन कदमों से आगे बढ़ती उनके कदमों में आकर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा भी है कि आपकी करीब की नजर मुतासिर हो रही है, मगर मजाल है आप किताब पढ़ने से बाज आ जाएं। अपने मखसूस धूस जमाने वाले लहजे में कहते उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया था। मिसेज साहिर उसकी आवाज पर किताब बंद करके साइड पर रखते हुए मुस्कुरा दी। क्या करूं बेटा, तन्हा बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। पहले तो तुम सारा दिन पास रहती थी, वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। अब तो ना तुम आती हो ना सोजान ज्यादा देर घर पर टिकता है। अपने अंकल को तो तुम जानती ही हो, इस उम्र में भी बीमार बीवी से ज्यादा दोस्त अहबाब अहम हैं उनके लिए। ऐसे में ये किताबें ही हैं जो तन्हाई बांट लेती हैं। वो सब तो ठीक है आनी, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखे ना आप। क्या करना है अंजू, कब्र में मट्टी ने भी खा जाना है सारा जिस्म। शाबाश है, कभी कुछ अच्छा ना सोचिएगा। वो खफा हुई थी। मिसेज साहिर के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कहाँ मसरूफ रहती हो, इतने इतने दिन शक्ल ही नहीं दिखाती। बस क्या करूं आनी, जॉब ही सार खानी ऐसी है कि एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। ऑफिस से वापसी पर अम्मी अब्बू के दिलचस्प सीन देखने को मिलते हैं। हाँ ये तो है, पता नहीं जमीर भाई को कब अकल आएगी। मिसेज साहिर ने सर्द आह भर कर कहा। तब ही सोजान वहां चला आया। इसको अकल नहीं आनी अम्मी, चाहे सदियां बीत जाएं। उसने आधी बात सुनी थी, तब ही टुकरा दिया तो वो उसे घूर कर रह गई। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है मोहतरम सोजान साहिर साहिब? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बाबा का ज़हीन व फतीन समझदार इकलौता बेटा हूँ। वो उसे चिढ़ा कर मजा लेता था और वो चिढ़ रही थी। आनी देख रही हैं ना आप इसे? हाँ, मगर मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इससे नाराज हूँ। हैं? वो क्यों? उसे अचंभा हुआ था। सोजान बेनियाज बना रहा। जलील कर रहा है अपनी फ्रेंड्स में। मुझे एक से एक खूबसूरत पढ़ी लिखी ज़हीन लड़की दिखा चुकी हूँ, मगर मजाल है इसकी नाक तले आ जाए कोई। मिसेस साहिर ने बताया था और जाने क्यों उसके दिल की एक बीट मिस हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो भी अपने दिल के नहा खानों में उसकी मोहब्बत छुपाए बैठा था। इससे पहले कि कोई उसके चेहरे से उसके दिल का राज जाना जाता, सोजान बोल उठा। आपको खुद बातें सुनने का शौक है अम्मी, वगरना मैं तो साफ लफ्जों में 1000 मर्तबा बचा चुका हूँ कि मैं शादी खालिस अपनी पसंद से करूंगा। और खैर से वो वक्त आएगा कब? 24 साल के तो हो चुके हो तुम। तुम्हारे अब्बा इस उम्र में तुम्हारे बाप बन गए थे। वो वक्त और था अम्मी, अब लोग इतनी जल्दी शादियां नहीं करते। हमें लोगों से कोई सरोकार नहीं, हमारा एक ही इकलौता बेटा है, लिहाजा जितनी जल्दी इसका फर्ज अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। हो जाएगा फर्ज भी अदा। फिलहाल तो मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, सोने जा रहा हूँ। इस चुड़ैल को कहना जाते हुए कि एक नजर मेरे कमरे में डाल जाए। क्यों, तुम्हारे कमरे में कपास की फसल उग आई है? आहो, कुछ ऐसा ही है, देखोगी तो पता चल जाएगा कपास उगी हुई है या गंदुम। बिना उसके मोतरज लहजे को अहमियत दिए अपना हुक्म सादर करता चला गया था। पीछे अंजशा दांत कुचकुचा कर रह गई। स्टूपिड, कामचोर, नकम्मा, जो मुंह में बुड़बुड़ाएगी। मिसेस साहिर ने इन दोनों की नोक झोंक को हमेशा की तरह बेहद दिलचस्पी से देखा और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दी। अंजशा उनके लिए सूप बनाकर ऊपर सोजान के कमरे में आई तो चकरा कर रह गई।
पूरा कमरा किसी लंडे बाजार का मंजर पेश कर रहा था। उसे कभी तो तौफीक ही नहीं होती थी कि वो अपना कमरा खुद अपने हाथों से भी कभी साफ कर ले। सबसे पहले उसने बेड पर मसली हुई बेडशीट उतार कर नई शीट बिछाई, फिर वार्डरोब से मैले कपड़े निकाल कर साफ सूट प्रेस किए और मैले कपड़ों को बेडशीट के साथ मशीन में धकेला। बिखरी किताबें जमा करके अलमारी में सेट की। सारे कमरे में एक एक चीज को अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर ब्रश लगाया। जिस वक्त वो कमरे से निकली, कमरा किसी नई दुल्हन की तरह अनोखी छिप दिखा रहा था। सोजान वो टीवी के सामने बैठा ऊँग रहा था जब उसने झंझोरा, क्या है? क्यों मांस नोच रही हो? अपने झंझोरे जाने पर वो खफा हुआ था। अंजशा का पारा हाई हो गया। मांस के बच्चे, तुम्हारे कमरे की हालत दुरुस्त करते मेरी हालत बिगड़ गई। ऊपर से घर से निकले इतने घंटे हो गए हैं कि अब तक तो अम्मी ने मस्जिद में ऐलान भी करवा दिया होगा। बाहर सड़कें सारी दरिया का मंजर पेश कर रही हैं और तुम हो कि बजाय खुद मुझे घर छोड़ के आने पर यहाँ मजे से बैठे ऊँग रहे हो। चीख क्यों रही हो? ऊंचा नहीं सुनता मैं। 2 कदम के फासले पर घर है, खुद ही चली जाओ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं। इसका मतलब निकल गया था, लिहाजा लहजा भी बदल लिया। अंजशा तो मारे सदमे के गूंग रह गई। अच्छा, मैं नौकर थी तुम्हारी जो कमरा साफ करके आ रही हूँ? ना करती, मैंने पाँव नहीं पकड़े थे। सोजान के बच्चे, दांत किचकिचा कर उसने गुस्से से मुट्ठियां भींची थी जब वो मजे से दोबारा आंखें बंद करते हुए बोला, अभी इंतजार करो, दुनिया में आए नहीं, जब आ जाए तब कोस लेना। अब जाओ शाबाश। वो साफ आंखें फेर चुका था। अंजशा रोहांसी हो गई। मरो तुम, खबरदार जो आज के बाद कभी मेरे मुंह लगे तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। बहुत बेहतर, अब जाओ। वो कहाँ उसकी धमकियों में आने वाला था। अंजशा पांव पटकती वहां से चली आई। मिसिस साहिर की कोई सहेली आ गई थी, वो उनके पास बैठी थी, लिहाजा मुलाजमा को वो वहां से अपनी रुखसती का बताती साहिर विला से निकल आई। एक रोड क्रॉस करके अगले रोड पर उसका घर था, मगर जगह जगह खड़े पानी की वजह से इतने में ही वो अच्छी खासी ख्वार हो गई थी। अभी घर पहुंचकर उसने चादर ही उतारी थी कि उसका मोबाइल बज उठा। पर्स से मोबाइल निकाल कर उसने नंबर देखा था तो वहां सोजान का नाम जगमगा रहा था। क्या है? कॉल उठाकर वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली थी, जबकि आगे से वो डटाई का मुजाहिरा करते हुए बोला, घर पहुंच गई हो? जी हाँ। तुमने क्या समझा था, तुम छोड़ने नहीं आओगे तो घर नहीं पहुंचूंगी? उसे नए सिरे से गुस्सा सोजान ने बेहद इंजॉय किया। गुड, शाबाश, बस यही मालूम करना था। तुम्हें पता तो है ऐसे मौसम में तुम्हारा कहीं भी अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मरो तुम। उसके बनावटी शरारती लहजे पर गुस्से से खोलते हुए उसने काल ही काट दी। उल्लू का पट्ठा ना हो तो। पता नहीं हमेशा मेरा खून जलाकर इसे क्या मिलता है। मुंह ही मुंह में बुरबुराते हुए उसने मोबाइल ही साइड पे फेंक दिया कि फिलहाल सोजान का गुस्सा उसी मोबाइल पर उतरना था। वो दोनों बचपन से एक ही कॉलोनी में पलकर जवान हुए थे। दोनों की माएं आपस में गहरी सहेलियां ही नहीं, मुंह बोली बहनें भी थी। यूं जब अंजशा की माँ सोजान के घर जाती तो अंजशा भी साथ जाती, और जब सोजान की माँ अंजशा के घर जाती तो सोजान भी अपनी माँ के साथ आता, और यूं दोनों पहरों एक दूसरे के साथ खेलते रहते। दोनों कुछ बड़े हुए तो उनका एडमिशन भी एक ही स्कूल में करवा दिया गया। सुबह इकट्ठे स्कूल जाते, स्कूल से आकर इकट्ठे ट्यूशन जाते, छुट्टी के दिन अकेले खेलते। अगर एक बीमार पड़ता तो दूसरा भी साथ ही बीमार पड़ जाता। वो दोनों के जी में थे जब मिसिस साहिर ने एक बेहद खूबसूरत नन्ही परी को जन्म दिया। अंजशा उससे प्यार करती, मगर सोजान जेलस होता। उसी जेलसी में उसे चुटकी काट कर भाग जाता। मिसिस साहिर डांटती तो उसे अपनी बहन पर और गुस्सा आता। 5 माह यूं ही बीत गए जब एक रोज वो नन्ही परी नमूनिया का शिकार होकर मर गई। मिसिस साहिर के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। वो महीनों अपनी बेटी के लिए रोती रही। खुद सोजान भी उदास हो गया था। अपनी जान से प्यारी दोस्त का ये हाल देखकर मिसिस अजीम ने अपनी अंजशा मिसिस साहिर के हवाले कर दी। वक्त गुजरता गया था
और उन्हें खबर भी ना हुई कब वो दोनों बचपन से निकलकर जवानी में आ गए। अंजिशा पर जवानी टूट कर आई थी, जबकि दूसरी तरफ सोजान की खूबसूरती ने जैसे बड़े बड़ों को मात दे दी। एक ही घर में एक ही छत तले रहते उन्हें कभी ये ख्याल ही नहीं आया था कि उनके दरमियान दोस्ती और दुश्मनी के अलावा भी कोई तीसरा ताल्लुक होना चाहिए। इन दिनों मिसेस साहिर की भांजी की शादी थी और उन्हें 3 दिन के लिए कराची से इस्लामाबाद जाना था। साहिर साहिब ने अपनी कारोबारी मसरूफियत की वजह से शादी में जाने से माजरत कर ली थी, लिहाजा मिसेस साहिर ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अंजिशा ने सोजान के साथ खुद मार्केट जाकर अपने लिए कपड़े और बाकी साजो सामान पसंद करना था। सोजान को अच्छी तरह जी भर कर ख्वार करने के बाद कहीं जाकर उनकी तैयारी मुकम्मल हुई थी। जिंदगी में पहली बार अंजिशा ने उस शादी में सिंगार किया था, वो भी इस नीयत से कि मिसेस साहिर के मेके में कोई ये ना कह सके कि उनकी बेटी प्यारी नहीं। मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका ये सिंगार उनकी सीटी गुम कर देगा। फुल मेकअप और ज्वेलरी में अपने सामने एक कती मुख्तलिफ अंजिशा को देखकर मबहूत रह गया था। ये क्या है? कुछ देर उसके सामने खोए हवास के साथ खड़ा रहने के बाद उसने उसे डपट कर पूछा। जवाब में अंजिशा ने नासमझी से उसे देखा। क्या ये जो हुलिया बिगाड़ा हुआ है तुमने अपना? क्या हुलिया बिगाड़ा हुआ है? मेकअप किया है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत पेश आ गई थी उसकी? उसके तेवर जारहाना थे। अंजिशा की हैरानी भर गई। क्या कह रहे हो सोजान? हम शादी पर आए हैं, सब लड़कियां तैयार हुई हैं, अच्छी लग रही हैं, इसलिए मैंने इधर आओ मेरे साथ। बिना उसकी मुकम्मल वजाहत सुने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने साथ तकरीबन खींचते हुए वॉशरूम की तरफ ले आया। चलो मुंह धो। क्यों धोऊं? इतनी मेहनत से मेकअप किया है, तुम पागल हो गए हो? हाँ पागल हो गया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं। सोजान साहिर बचपन से तुम्हारा साथ पल भर कर जवान होने वाला, जब मैं तुम्हारा ये रूप देखकर पागल हो सकता हूँ तो सोचो यहाँ तो सैकड़ों लड़के हैं, कब किसकी नीयत खराब हो जाए कोई पता है? उसका बाजू सख्ती से दबोचे उसने अपने अमल की वजाहत की थी। अंजिशा को गुस्सा आ गया। मैं मुंह नहीं धोऊंगी, होती है किसी की नीयत खराब तो हो जाए, तुम्हें क्या तकलीफ है? अभी बताता हूँ। अंजिशा के गुस्से से कहने पर उसने जबरदस्ती उसका सर पकड़कर अपने हाथ से नल को खोला और उसके मुंह पर कई छपाके मार दिए। वो मचलती रही मगर उसने परवाह नहीं की। बहुत शौक है ना तुम्हें दुनिया की नजरों में आने का, मगर अफसोस मेरे जीते जी ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तरह इसका मेकअप खराब करने के बाद दुरुस्ती से अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो वहां एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहरा था। पीछे अंजिशा बुरी तरह रोते हुए उसे बद्दुआएं देती रह गई थी। वो बुरी तरह से रो रही थी जब मिसेस साहिर की नजर उस पर पड़ी थी। अरे क्या हुआ अंजू, ऐसे क्यों रो रही हो? वो डर ही तो गई थी। अंजिशा ने उनके करीब आने पर फौरन आंखें रगड़ ली। कुछ नहीं, झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात हुई है, नहीं तो मैं अभी बाहर जाकर सबकी खबर लेती हूँ। उफ फानी, आप भी अपने बेटे की तरह अपने नाम की एक ही हैं। उसका मेकअप बुरी तरह खराब हुआ था, लिहाजा उसने अलिफ से ये तक सारी दास्तान अमीर हमजा उनके गोश गुजार कर दी। अच्छा तुम रो नहीं, अच्छी तरह मुंह धोकर बाहर आ जाओ, मैं लेती हूँ इस सर फिरे की खबर। सोजान और उसकी लड़ाई में मिसेस साहिर ने हमेशा गैर जानिबदारी से परहेज करते हुए उसका साथ दिया था और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। तभी उनके हुक्म पर इस बात में सर हिलाते हुए मुंह धोने चल दी। मंगनी के पूरे फंक्शन में उसका मूड ऑफ रहा, जबकि सोजान का पता ही नहीं था कि वो कहाँ जाकर छुप गया था। रात के तकरीबन 3 बजे थे जब फंक्शन के इख्तिताम के बाद मिसेस साहिर को वो टेरेस पर खड़ा दिखाई दिया था। वो वहीं पहुंच गई। सोजान? जी अम्मी। उनकी आवाज पर बेसाख्ता चौंकते हुए वो पलटा था। तब ही वो गुस्से से बोली, कहाँ थे अब तक? कहाँ थे अब तक? क्यों, खैरियत? जो पूछा है इसका जवाब दो। दोस्त के साथ बाहर। फंक्शन क्यों नहीं अटेंड किया? बस वैसे ही दिल नहीं चाह रहा था। क्यों, अचानक दिल को क्या हो गया? अभी सुबह तक तो काफी पुरजोश थे तुम। पता नहीं अम्मी, अंजू का मेकअप क्यों खराब किया? उसकी बेजारी पर वो फौरन ही असल बात की तरफ आ गई थी। सोजान ने रुख फेर लिया। अच्छी नहीं लग रही थी मेकअप में, इसलिए? अच्छी नहीं लग रही थी या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी इसलिए? आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? इस बार वो झंझलाया। मिसेस साहिर ने उसका कान पकड़ लिया। वही जो तुम बताना नहीं चाह रहे, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो फिर कैसी बात है वो बता दो। अम्मी प्लीज, मैं अभी बहस के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन तुमने उसे बहुत हर्ट किया है, माफी मांगो उससे। वो वैसी बिल्कुल भी नहीं जैसी तुमने उसे समझ लिया। मैंने उसे गलत नहीं समझा, गलत समझा नहीं मगर गलत किया है उसके साथ। मैं नहीं चाहती वो तुमसे बदगुमान हो, इसलिए फौरन दिल साफ करो उसका। ओके अम्मी, कर दूंगा, आप परेशान ना हो प्लीज। ठीक है, ठंड काफी बढ़ रही है, नीचे जाकर सो जाओ। अब सो जाऊंगा, आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ अभी। मिसेस साहिर को वो बेहद उलझा उलझा सा लग रहा था, लिहाजा उसे उसके हाल पर छोड़कर वो खुद सोने चली गई थी। अगले रोज बारात आई थी। अंजिशा ने कपड़े बदल लिए थे मगर मेकअप नहीं किया था। तभी वो पास आया था। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? पता नहीं। यार, बारात आने वाली है, मैंने कपड़े बदलने हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने बदलवाने हैं तुम्हें कपड़े? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे और अम्मी के कपड़े तुम घर से लाई हो तो तुम ही दोगी? क्यों, तुम्हारी मुलाजमा हूं मैं? सोजान के झंझलाने पर वो तुंग कर बोली तो उसने लब भींच लिए। अगर तुम कल रात वाली बात पर नाराज हो तो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बदतमीजी और गुस्से को यकसर नजरअंदाज किए उसने सुलह की कोशिश की थी। जब वो फिर गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है, थप्पड़ की जरूरत है। वो शरारत से मुस्कुराया था। अंजिशा घूर कर रह गई। बात सुनो, तुम्हें लगता है तुम्हें खूबसूरत नजर आने के लिए हार श्रृंगार की जरूरत है? कुछ ही देर बाद उसके घूरने पर वो लाइट ब्राउन आंखों में अलवाही चमक लिए कदरे राजदारी से बोला था। जवाब में अंजिशा का दिल जोर से धड़क उठा। हाँ, पागल हो तुम, अपनी आंखों का इलाज करवाओ। हल्की सी चप्पत उसके सर पर मारते हुए मुस्कुराकर कहता वो पलट गया था। पीछे अंजिशा हैरान और परेशान सी किसी पत्थर के बुत की मानित साकत उसे देखती रह गई थी। शादी बखैर आफियत अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मिसेस साहिर दुल्हन के रुखसत होते ही फौरन वापसी के लिए पर तोलने लगी कि पीछे साहिर साहिब अकेले थे और उनकी शुगर जब कम हो जाती थी तो पीछे घर के मुलाजमीन की जान खतरे में पड़ जाती थी, क्योंकि उस वक्त उनका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो जाता था। बहकी बहकी बातें करते या गुस्सा आने पर सामने पड़ी कोई चीज उठाकर किसी ना किसी को दे मारते। सिर्फ मिसेस साहिर ही थी जो ऐसे वक्त में ना सिर्फ उन्हें संभालती थी बल्कि उनकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी जतन करती। अंजिशा ने उनकी वापसी का सुना तो वो भी साथ ही तैयार हो गई। सोजान का इरादा शादी खत्म होने के बाद वापस आने का था, लिहाजा वो वहीं रुक गया था। अंजिशा मिसेस साहिर के साथ घर वापस तो आ गई थी मगर अपना चैनो करार जैसे वहीं इस्लामाबाद छोड़ आई। सोजान की मुस्कुराती शरारती निगाहों का पैगाम उसका सुकून बर्बाद कर चुका था। ना बिस्तर पर नींद आती, ना किसी काम में दिल लगता। अजीब उलझन में जिंदगी फंस कर रह गई थी। अपने कमरे से उसने मेकअप की सारी अशिया भी उठाकर फेंक दी थी जो सोजान को पसंद नहीं था। वो उसे कैसे गवारा करती, मगर ये सब करके भी दिल की बेचैनी थी कि किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मिसेस साहिर ने उसकी बेचैनी नोट की थी मगर वो खामोश रही। वो चाहती थी कि सोजान खुद अपने मुंह से अपने जज्बात का इजहार करे, तब वो बात को आगे बढ़ाएं। इस्लामाबाद में शादी इख्तिताम पजीर हो गई थी मगर सोजान था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। शादी के खत्म होते ही वो अपने कजन्स के साथ सैरो तफरी के लिए मरी की तरफ निकल गया था। अंजिशा को उसके तफरी प्रोग्राम का पता चला तो उसका दिल बुझ कर रह गया। जितना ज्यादा वो उसकी वापसी के लिए बेचैन थी उतना ज्यादा वो उसे अजियत दे रहा था। वक्त जैसा जहरीला सांप बन गया था, हर वक्त डसता रहता। खुद को एक नामालूम सी आग में जलने से बचाने के लिए वो बेहद मसरूफ रहने लगी। सुबह से शाम तक कोलू के बेल की तरह घर के काम काज में मसरूफ रहती। मुलाजमा की भी उसने छुट्टी करवा दी थी। यूनिवर्सिटी में इन दिनों पढ़ाई ना होने के बराबर थी, लिहाजा कभी वो मूड होता तो यूनिवर्सिटी चली जाती, वगरना घर पर रहकर मिस्टर एंड मिसेस साहिर की खिदमत करती। उस रोज सुबह से बारिश हो रही थी, इम्तिहानात करीब थे, लिहाजा कुछ जरूरी नोट्स के हसूल के लिए वो मौसम की परवाह किए बगैर यूनिवर्सिटी चली आई थी। साहिर साहिब उसे ऑफिस जाते हुए छोड़ गए थे। हादिया जमीर
चौधरी यूनिवर्सिटी में सोजान के बाद उसकी बहुत अजीज दोस्त थी, जिससे वो दिल की हर बात बिला झिझक शेयर कर लेती थी। उस वक्त भी वो दोनों कैंटीन में बैठी थी जब हादिया ने उससे पूछा, क्या बात है अंजू, मुझे तुम जहनी तौर पर कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, झूठ तुम्हारे माथे पर साफ नजर आ रहा है। नहीं यार, मैं सच कह रही हूँ। क्या अंकल आंटी ने कोई बात की है? नहीं तो फिर यकीनन सोजान से झगड़ा हुआ होगा। नहीं, वो तो शादी से वापस आया ही नहीं। नजर झुकाते वो उदासी से बोली, ओ, तो तुम उसे मिस कर रही हो। हादिया ने जैसे उसकी चोरी पकड़ ली थी। वाओ, पहले क्यों नहीं बताया स्टूपिड। वो खुश हुई। अंजिशा ने नजर फेर ली। मुझे खुद अभी पता चला है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। सोजान को बताया तुमने? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही, उसने इतने दिनों से राब्ता नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। पागल। चलो मैं बात करती हूँ आज उससे। नहीं नहीं, तुम्हें मोहित की कसम, जो तुम मेरे हवाले से कोई बात करो उससे। यार तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं हुई, जब हो जाऊंगी तो बता दूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं तो दुआ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। मेहरबानी। अब घर चलें, इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। मुझे बस नोट्स ही लेने थे। तुम कैसे जाओगी? गाड़ी है मेरे पास, तुम्हें ड्रॉप करती हुई चली जाऊंगी। गुड। हादिया की ऑफर पर कपड़े झाड़ते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। अच्छा बात सुनो। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि हादिया ने अचानक कुछ याद आने पर उसे रोका। वो ठहर गई थी। एक बात बतानी थी तुम्हें। क्या? यार वो जर निशान नहीं है, आईजी की बेटी? हाँ हाँ। क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सोजान पर दिलो जान से फिदा है वो। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम सोजान से जल्द अपने मामलात क्लियर कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम पर बाजी ले जाए। आखिरकार अपने हुस्न, जहानत और दौलत में तुमसे कहीं आगे है वो। हादिया ने अपने तई उसे बहुत बड़ी बात बताई थी, मगर अंजिशा को चुप लग गई। तुम्हें कैसे पता चला ये सब? कुछ देर खामोशी के बाद उसने पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बस ये ना पूछो, तुम्हें तो पता है मैं यूनिवर्सिटी में अपनी आंखें और कान खुले रख कर चलती हूँ। शुक्रिया, मैं ख्याल रखूंगी। इस बात में सर हिलाते उसने हादिया से तो कह दिया था, मगर उसके अपने अंदर जैसे एक आग सी लग गई थी। सोजान पर सबसे ज्यादा हक उसका था, फिर क्यों किसी और लड़की ने उसके बारे में ऐसे ख्वाब देखे? ये बात उसे रह रह कर गुस्सा दिला रही थी। तवील रविश पर खामोशी से चलती वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो सामने ही सोजान को गाड़ी से टेक लगाए खड़े देखकर उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। अरे वाह, तुम तो कह रही थी सोजान शहर में नहीं है। हादिया भी उसे देखकर खुश हुई थी जब वो बोली, सुबह तक तो नहीं था, वगरना मैं अंकल के साथ क्यों आती। हाँ ये तो है। उसकी वजाहत पर इस बात में सर हिलाती वो सोजान के साथ हेलो हाय में मसरूफ हो गई थी। अंजिशा ने नजर बचाकर देखा तो उसे सोजान पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और वजीहा लगा। बारिश जोर पकड़ रही थी, लिहाजा हादिया को खुदा हाफिज कहकर वो दोनों गाड़ी में आ बैठे। कैसी हो? गाड़ी यूनिवर्सिटी के अहाते से निकालते ही उसने खामोशी बैठी अंजिशा की तरफ निगाह की थी। जब वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, जैसी भी हूँ तुमसे बहरहाल अच्छी हूँ। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं। उसकी हाजिर जवाबी पर वो मुस्कुराया था। तब वो बोली, इस्लामाबाद से कब आए? आज सुबह ही, तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लिए निकलने से ठीक 15 मिनट बाद। क्यों इतनी सुबह सुबह? हाँ, बस दिल ही नहीं लग रहा था। गुड, शाबाश। दिल नहीं लग रहा था तभी 15 दिन लगा दिए। दिल लग जाता तो तुमने तो आना ही नहीं था। जिस अंदाज में उसने कहा था, सोजान की बेसाख्ता हंसी यकीनी थी। लगता है बहुत मिस किया है तुमने। जी हाँ, कोई और मुयस्सर जो नहीं था लड़ने के लिए। हाजिर जवाबी में तो वो माहिर थी। और फिर वो हंस पड़ा। हाँ यार, ये सही कहा तुमने। मैं भी कहूँ, मुझे तुम क्यों रह रह कर याद आ रही थी। अब समझा, मुझे भी कोई मुयस्सर नहीं आ रहा था जिससे मत्था लड़ा सकता। उसकी लाइट ब्राउन आंखें चमक रही थी। अंजिशा ने पहली बार महसूस किया वो हंसते हुए नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत दिखाई देता था। उसने फौरन नजर चुरा ली, मुबादा उसे उसकी नजर ही ना लग जाए। ये कहाँ जा रहे हैं? घर का रास्ता तो नहीं है? अचानक खिड़की से बाहर देखते उसने रास्ते पर गौर किया तो पता चला उसके घर का रास्ता नहीं था। सोजान ने अनसुनी कर दी। तभी वो परेशान हुई थी। सोजान, कुछ पूछ रही हूँ मैं। श्श, तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ।
चुप करके बैठी रहो। उफ, मैं तो डर गई। दिल में परेशान होने के बावजूद उसने उसे चिढ़ाया। जवाबन वो मुस्कुरा कर रह गया। बारिश गुजरते हर पल के साथ तेज हो रही थी, जिसकी वजह से ड्राइविंग में भी मुश्किल पेश आ रही थी। शाम से पहले जैसे रात सर पर आ गई थी। तब ही वो उसका परेशान चेहरा देखता हुआ बोला, हार्ट फेल ना करवा बैठना कहीं। एक दोस्त की वालिदा शदीद बीमार हैं और वो खुद इस वक्त शहर से बाहर है, इसलिए उसकी कॉल पर उसके घर उसकी वालिदा की दवाइयाँ पहुंचाने जा रहा हूँ। मौसम के तेवर तो तुम देख ही रही हो, अगर तुम्हें घर छोड़कर आता तो बहुत लेट हो जाना था। कोई बात नहीं, ये तो वाकई बहुत जरूरी है। बस देख लो, नेकी करेंगे तो कल को जरूरत पड़ने पर दुआएं काम आएंगी। कैसी जरूरत? जरूरत का क्या, कोई भी जरूरत पड़ सकती है। मसलन कल को मैं किसी लड़की को प्रपोज करूं और वो इनकार कर दे, तो इसका दिल नरम करने के लिए दुआएं तो चाहिए ना। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अंजिशा का दिल उसकी बात पर उछलकर हलक में आ गया। आज तक सोजान और उसके दरमियान ऐसी किसी मौजू पर कोई बात नहीं हुई थी। ओ, तो ये बात है, मगर कोई अकल की आंधी ही होगी जो तुम्हें रिजेक्ट करेगी। क्यों? मैं कोई मिस्टर परफेक्ट हूँ? मिस्टर परफेक्ट ना सही, मगर हर लड़की के आइडियल जैसे जरूर हो। ओहो, आज खैर है? क्यों? बड़ी तारीफें कर रही हो। बस देख लो। चलो देख लेंगे वक्त आने पर, कितना कोई कबूल करता है हमें। देख लेना, मगर फिलहाल सामने रास्ता देखो। सड़क बिल्कुल नजर नहीं आ रही। किसी गटर या खड्डे में ना जा फंसे कहीं। उसका दिल काबू से बाहर होता जा रहा था। तभी उसने सोजान का ध्यान बटाने की कोशिश की और कामयाब रही। तकरीबन 5 मिनट के बाद गाड़ी एक दरमियाने दर्जे के मकान के सामने रुकी थी। सोजान ने डैशबोर्ड पर पड़ा दवाइयों का शॉपर उठाया, जो शायद वो यूनिवर्सिटी आते हुए रास्ते में खरीद लाया था। फिर उसने उसे 2 मिनट वेट का कहकर खुद गाड़ी से निकल आया। उसकी बेल के जवाब में गेट खोलने वाली एक हसीन दोशीजा थी। सोजान अपने तारुफ के बाद शॉपर उस लड़की के हवाले कर दिया। सोजान ने अपने तारुफ के बाद शॉपर उस लड़की के हवाले कर दिया। अंजिशा की नजरें चौकस दस्ते की तरह इन दोनों पर जम कर रह गई। लड़की कुछ कह रही थी और सुजान मुसलसल मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला रहा था। फिर जाने उस लड़की ने ऐसा क्या कहा कि वो पलटकर उसे वेट का इशारा करता खुद घर के अंदर चला गया। अंजिशा को उसकी ये हरकत बेहद बुरी लगी। किसी हसीन लड़की की दावत पर उसे तन्हा गाड़ी में छोड़कर अकेले अजनबी घर में घुस जाना किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं था। तब ही उसका खून खोल उठा। वो घर के अंदर गया तो फिर जैसे बाहर आना ही भूल गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, यहाँ तक के 10 मिनट गुजर गए, मगर वो पलटकर बाहर ना आया। अंजिशा को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। तब ही गुस्से से खोलते बंद दिमाग के साथ उसने स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी रिवर्स कर ली। सोजान जब तक गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर बाहर आता, वो मौसम की परवाह किए बगैर गाड़ी भगाकर ले गई थी। उम्मीदें तलिस्म टूटा तो दिल ने पूछा, मजीद कब तक चलेगा यूं ही हकीकतों के करीब रहकर भी ख्वाब बनना, मोहब्बतों के फसूम में रहकर शराब बनना। मजीद कब तक रियाजतों का सफर रहेगा, अपनी बातें बस अपने ही दिल से कब तक। अगर खबर है कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी, तो राह गुजर की तलाश क्यों कर। तुम ही कहो ए तिलिस्म, गर जवाब क्या दूं कि अब तो खुद पर यकीन नहीं है। जो मान जाऊं तो हार है ये, जो मेरी सरशस्त में नहीं है। तुम ही बताओ, नहीं तो कोई उम्मीद ही दो, जिसे किनारा समझ कर यूं ही तमाम रास्ता गुजार डालूं। ये जिंदगी की नवीद दे दो, उम्मीद दे दो। रात भर की बारिश और बर्फबारी के बाद वादी के नशीबी तरफ से बने तमाम घर जैसे बर्फ का हिस्सा बन गए थे। सोजान की आंख सुबह फजर की नमाज के बाद लगी थी। तब ही वो जोहर के बाद तक सोता रहा। हादिया जोहर के बाद ही पहुंची थी। उसके लिए भी ये इलाका और यहाँ के मकीन नए नहीं थे, लिहाजा अपनी आमद पर बगैर उसे जगाए वो खुद भी लंबे सफर की थकान उतारने बिस्तर में दुबक गई थी। सोजान उठा तो वो सो रही थी, लिहाजा बिना उसे बेआराम किए वो अपनी ड्यूटी पर चला गया।
असर के बाद वो वापस आया तो रात की बर्फीली हवाओं का जोर कदरे टूट चुका था। फिजा में खुनकी और खामोशी थी। वो कॉफी पीकर कमरे से बाहर निकल आया। शाम हनूज किसी उदास रकासा की तरह इर्द गिर्द के माहौल पर आंचल फैलाने को तैयार थी। सोजान ऊपर अमूदी चट्टान के किनारे पर खड़ा वो नीचे वादी में तहद्द निगाह फैले सब्जे को बगौर देख रहा था। जब हादिया ने उसे पुकारा वो चौंका। उसने बेसाख्ता पलटकर अपने पीछे खड़ी हादिया जमीर को देखा था, जो गरम सुर्ख शाल कंधों के गिर्द लपेटे अपने खूबसूरत सुर्खों सफेद चेहरे और रोशन काली आंखों के साथ बेहद जाज़ब नजर दिखाई दे रही थी। एक सरसरी नजर उस पर डालने के बाद उसने फिर से अपना रुख नीचे वादी की तरफ कर लिया था, जहां ताहद्दे निगाह फैले सब्जे के साथ अब भेड़ों का रेवर भी दिखाई दे रहा था। ऑफिस से जल्दी आ गए आज? कुछ खास काम नहीं था। रात जरनिशा की कॉल आई थी, अपनी शादी पर इनवाइट किया है उसने मुझे। व्हाट? इस बार वो पूरे का पूरा घूमकर उसके मुकाबिल आया था। जरनिशा की कॉल? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जी हाँ, मैं खुद हैरान रह गई थी जब एक नए नंबर से कॉल अटेंड करने पर उसकी आवाज सुनाई दी। इतने सालों बाद उसने कॉल की, वो भी अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए। शायद उसे कहीं से पता चला होगा कि हम दोनों इकट्ठे एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यूं मेरी वसातत से वो तुम तक अपनी शादी की इतला पहुंचाना चाह रही होगी। लड़की भूली नहीं है तुम्हें अभी। तुम शुरू से तो इतने कम गो नहीं थे सोजान। इतनी लंबी चौड़ी इतला के जवाब में उसके महज मुंह पर वो गिला किए बगैर नहीं रह सकी थी। सोजान के लबों पर नीम मुर्दा सी मुस्कुराहट बिखर गई। यानी दुनिया के साथ साथ अब तुम भी ये कहना चाहती हो कि मैं बदल गया हूँ? जी हाँ। चलो ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। लापरवाही से कंधे उचकाते हुए वो फिर मुस्कुरा दिया था। एक बात कहूँ सोजान, मानोगे? हादिया अब 2 कदम आगे चलकर उसके बराबर में आ खड़ी हुई थी। ठंडी बर्फीली हवा के थप्पड़ों ने उसके गालों की सुर्खी में मजीद इजाफा कर दिया था। कंधों के गिर्द लिपटी सुर्ख शाल सर्दी की शिद्दत को रोकने के लिए नाकाफी साबित हो रही थी। तब ही वो बोला था, कहो, तुम्हारी तो हर बात मानता हूँ मैं। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या कहने जा रही है। अंदाजा होता तो शायद कभी कहने की इजाजत ना देता। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती मुझे। तो फिर प्लीज उसे भूल जाओ। बहुत साल उसके हिजर में बर्बाद कर दिए तुमने। उसे तो खबर भी नहीं होगी कि तुमने उसे कितना चाहा है। अब बस करो सोजान, निकल आओ उसकी मोहब्बत के शहर से। तुम्हारा अभी हक है जिंदगी पर, जिंदगी की खुशियों पर। बहुत तेजी में हादिया ने अपनी बात मुकम्मल की थी। मुबादा वो उसे झिड़क कर चुप ही ना करवा दे, मगर उस पर खिलाफे तवक्का वो खामोश रहा था। सोजान, कुछ कहा है मैंने तुमसे? उसकी खामोशी जब तवील हो गई तो बेचैन होकर उसने उसके कंधे पर हाथ धरा। तब ही वो पलटा। तुम्हें लगता है ये मेरे इख्तियार में है? क्या तुम्हारे इख्तियार में नहीं है? नहीं। मगर क्यों? ऐसा क्या था उसमें जो तुम्हें दुनिया की किसी और लड़की में नजर ही नहीं आता? सोजान के ठंडे ठार नहीं पर उसे बेसाख्ता गुस्सा आया था। वो जैसे थक कर वहीं चट्टान के कोने पर बैठ गया। तुम्हें लगता है मैंने उसे भुलाने की कोशिश नहीं की होगी? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने वेरान आंखों से उसके सुर्ख चेहरे पर सवाल छोड़ा था। जवाब में वो खामोशी से उसे देखती रही। 7 साल हो गए हैं उसे भुलाने की कोशिश करते हुए। क्या क्या नहीं किया उसे भुलाने के लिए मैंने। दिन रात पागलों की तरह काम करते खुद को मसरूफ रखा है। नशे की लत लगाई खुद को, सैकड़ों दिल तोड़े सिर्फ एक उसे भुलाने के लिए। जरनिशा जैसी अच्छी लड़की को भी कांच की तरह पाश पाश कर दिया है मैंने। अभी भी तुम चाहती हो मैं उसे याद ना करूं? वो स्टूपिड जो सुबह सांस आने से पहले याद आती है और रात में आंख के बंद होने तक साथ रहती है, उसे कैसे याद ना करूं मैं? कितना बेबस और काबिले तरस दिखाई दे रहा था वो इस वक्त। हादिया का दिल दुख से भर गया। प्लीज रिलैक्स हो सोजान, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। उसके मुकाबिल बैठकर वो अब उसके घुटनों पर हाथ धरे उसे तसल्ली दे रही थी। सोजान मुस्कुराया। हर्ट नहीं होता मैं अब, यूं समझ लो दिल पत्थर हो गया है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा सोजान? अंकल आंटी दोनों तुम्हारी खुशी के लिए तरसते दुनिया से चले गए। बहन भाई कोई है नहीं, इतना बड़ा महल सा घर है, किस काम का ये सब अगर दिल ही आबाद नहीं है तो?
क्या करूं? दिल आबाद करने के लिए सब कुछ तो करके देख लिया, मगर ना कहीं दिल लगता है ना वो मिलती है। वो ना सही तो तुम कहो तो मैं कहीं और शादी के लिए बात चलाऊं तुम्हारी? खलूस दिल से हादिया ने कहा था। वो हंस पड़ा। हंसते हंसते उसके गाल सुर्ख हो गए थे जब वो गुस्से से बोली, इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? मैं मजाक नहीं कर रही, जानता हूँ, मगर मेरे लिए इससे भरकर मजाक की और कोई बात नहीं। क्यों? तुमने कंवारे मरने की कसम खाई है? पता नहीं, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, ना मोहब्बत, ना वक्त, ना त्वचा। लेकिन सोजान, लेकिन वेकिन कुछ नहीं हादो, शादी ही करनी होती तो जरनिशा को दुल्हन के लिबास में छोड़कर क्यों जाता? वो 7 साल पहले की बात है। अब तो बहुत कुछ बदल गया है सोजान। हाँ, लेकिन एक दिल नहीं बदला। हुजन लुटाती ब्राउन आंखें अपने अंदर की वहशत का पता दे रही थी। हादिया किसी हारे हुए जवारी की तरह सर फोड़े खामोश हो गई, यूं जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बारिश थम चुकी थी। वो बिना रास्ते के तायुन के गुस्से में बंद दिमाग के साथ गाड़ी भगाती रही। तकरीबन 15 मिनट के बाद सड़क में गहरे खड्डे के बायस गाड़ी झटके से रुकी थी। तब ही उसके होश भी ठिकाने आए। सड़क सुनसान थी, इलाका अजनबी था। ऊपर से बारिश के बायस तालाब बिना रास्ता वो अच्छी खा ऊपर से बारिश के बायस तालाब बना रास्ता वो अच्छी खासी परेशान होकर रह गई थी। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गहरे खड्डे में टायर फंसने के सबब वो उसे आगे बढ़ाने में कामयाब ना हो सकी। कई बार कोशिश की, बेकार गई थी। अब उसे रह रहकर सोजान पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी चीप हरकत की वजह से उसके दिमाग ने उसे ख्वामखा इश्तियाल दिलाकर मुसीबत में फंसा दिया। इधर उधर परेशानी से देखती वो किसी खुदाई मदद के इंतजार में थी, जब सामने से एक उधेड़ उम्र शरीफ सा शख्स अपनी मोटरसाइकिल एहतियात से चलाता दिखाई दिया। अंजशा ने मौका जाया किए बगैर जल्दी से उसे आवाज दे डाली, अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए। वो शख्स चौंका था। सुनसान सड़क पर खराब मौसम में एक हसीन जवान अकेली लड़की कीमती गाड़ी के साथ खड़ी उसे हैरान ही तो कर गई थी। जी कहिए। मोटरसाइकिल से उतरकर उसके पास आते हुए उसने सड़ता पैर बारीक नजरों से उसका जायजा लिया था। बिलाशुबा वो एक हसीन और कम उम्र लड़की थी। अंजशा को उसका यूं सड़ता पैर घूर कर देखना बहुत खुला था। ताहम उसकी उम्र का लिहाज करते हुए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखकर संजीदगी से कहा, मेरी गाड़ी यहाँ गहरे खड्डे में फंस गई है। अगर आप मेहरबानी करके थोड़ा सा धक्का लगा दें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सामने मौजूद शख्स की आंखों की चमक अंजशा से मख्फी नहीं थी। ताहम उसकी बात पर जो खबीस मुस्कुराहट के लबों पर आई थी, उसने एक लम्हे उसे बेहद खौफजदा कर दिया था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो परेशान निगाहों से इधर उधर देखती कदरे साइड पर जाकर खड़ी हो गई। वो शख्स अब उसकी गाड़ी को धक्का लगा रहा था। तकरीबन 2 मिनट की कोशिश के बाद उसने हाथ झाड़ लिए। भाई, मुझे अकेले के बस का काम नहीं है, ये 1-2 आदमी और देखने पड़ेंगे। 1-2 आदमी और कहाँ से ढूंढूं? मैं सड़क पर तो कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा। वो परेशानी में कह गई थी, मगर बाद में अंदाजा हुआ उसे इस शख्स से ये सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, माशाल्लाह तुम खुद जवान जहां सेहतमंद लड़की हो। एक तरफ से मैं धक्का लगाता हूँ, दूसरी साइड से तुम लगाओ, मिनट में गाड़ी खड्डे से बाहर निकल आएगी। उसके करीब खड़ा अब वो उसे मशवरे दे रहा था। अंजशा का हलक खुश्क हो गया। अब वो उस लम्हे को पछता रही थी जिस लम्हे उसने इस शैतान सिफ्त शख्स को शरीफ समझकर मदद के लिए आवाज दी थी। चलो शाबाश, मुझे अपने काम से भी जाना है, जल्दी। मौसम का कुछ पता नहीं, फिर बारिश शुरू हो जाए, वो कह रहा था। उसे गहरी सोच में डूबा देखकर अंजशा जल्द अज जल्द इस मुसीबत से निकलना चाह रही थी। लिहाजा सर इस बात में हिलाकर वो गाड़ी की पिछली साइड पर आ गई थी। यही उसकी बड़ी फहश गलती थी।